वो हमारे बीच में होंगे। आपके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, ऊपर हाथ करके जोरदार करतल होने के साथ, क्योंकि इस तरह के सफल लोगों को सुनना, उनकी बातों पर अमल करना, उन्हें गुनना, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अपने पूरी मित्र मंडली के साथ वो आपसे मुखातिब होने के लिए, आपसे मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करें। प्रिंस एजवाब सीकर सम्माननीय गौरव जी बुढ़ानिया का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान और इस्तकबाल करता है, अभिनंदन करता है। ये संपूर्ण प्रिंस परिवार का सौभाग्य है। एक बार फिर से प्रिंस वे में ऊपर हाथ करके जोरदार करतल होने के साथ निर्मल जी प्लीज आप भी ऊपर आए। बलदेव जी आए। थैंक यू। ऐसा कहते हैं कि ये तो सच है कि जरा वक्त लगा देते हैं लोग, मगर फन को अगर मनवा दो तो फिर पलकों पे बिठा लेते हैं लोग। आज गौरव जी बुढ़ानिया संपूर्ण राजस्थान के उन सभी लोगों की पलकों के तारे हैं जो जिंदगी में कुछ करना और बनना चाहते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये वो शब्द है जो हर एक जुनूनी व्यक्तित्व के रोंगटे खड़े करता है। यूपीएससी का मतलब है आप देश का टॉप ब्रेन है। यूपीएससी का मतलब है आप देश का टॉप टैलेंट हैं। यूपीएससी का मतलब है इससे होकर के अगर आप गुजर गए और सफल हो गए तो देश चलाने वाले लोगों में आप होंगे। हमारा सौभाग्य है कि लोरों धोरों मोरों पीर पैगंबरों सेठों साहूकारों सती और शिक्षाविदों की सरजमी शेखावाटी का बेटा 13वीं रैंक के साथ यूपीएससी के टॉपर्स में से एक हैं। संपूर्ण राजस्थान की अगर बात करें, अभी हमारी चर्चा हो रही थी, डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे, राजस्थान की पहली रैंक आप इसे कह सकते हैं। एकमात्र कैंडिडेट हैं और पहली रैंक का मतलब राजस्थान की पहली रैंक का मतलब यह होता है कि आपको राजस्थान कैडर मिलेगा, और राजस्थान कैडर मिलने का मतलब होता है कि आपको अपनों की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। यह बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर से आपका स्वागत और सम्मान करें। देखिए, अगर अपने राजस्थानी की बात करें तो बारात में पूछ या तो दुल्हे की होती है या फिर दुल्हे के दोस्तों की होती है, सही है ना? तो आप अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं। मैं पूरी टीम का परिचय भी आपसे करवाना चाहूंगा। आपके साथ डॉक्टर आशीष जी कुलेरी हैं, आप झालावाड़ से पीजी कर रहे हैं, आपके जीजाश्री हैं। एक बार जोरदार तालियां आशीष जी के लिए बजाएं। आपके साथ रविंद्र जी बुढ़ानिया हैं, आपने MNIT जयपुर से PhD की है। एक बार जोरदार तालियां, आप आपके भ्राताश्री हैं। आप ही के साथ राहुल जी बुढ़ानिया हैं, आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आप भी आपके भ्राताश्री हैं। हमारे बीच सीकर के ही पास के गांव नागवा के वर्ष 2018 में RS में 174वें रैंक होल्डर प्रकाश जी हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रिंस परिवार में आपके आगमन पर। आपके साथ श्री उपेंद्र जी हैं, एक बार जोरदार तालियां उपेंद्र जी के लिए बजाएं। आपके साथ श्री जितेंद्र जी हैं, बालाजी बिल्डर्स जयपुर से, आपके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि। हमारे बीच श्री निर्मल जी आर्य हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले शेखावाटी के बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं। इतिहास की बात करें तो आपकी अंगुली जिसने पकड़ ली, स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता तक का सफर बहुत आसान उसके लिए हो जाता है। बहुत सारी पुस्तकों के लेखक हैं, खुद व्याख्याता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे निर्मल सर के लिए। हमारे बीच बलदेव जी चौधरी हैं, आप सीकर के DCO हैं और प्रिंस के कार्यक्रमों में अक्सर आपको आपने देखा होगा। डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे मित्र हैं, सीकर के DCO हैं। एक बार जोरदार तालियां बलदेव सर के लिए।
और अंत में ऐसा कहते हैं कि किसान तब खुश होता है जब वो अपने खेत में अपनी लहलाती हुई फसल को देखता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच गौरव जी के मार्गदर्शक कहो, मेंटर कहो, टीचर कहो, शिक्षक कहो, सम्माननीय रघुवीर जी व्याख्याता भूगोल भी मौजूद हैं। एक बार गौरव जी के गुरु का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान करें। वेरी गुड। रघुवीर जी ये इस बात का प्रतीक है कि शिक्षकों का सम्मान प्रिंस की परंपरा है और ये भारतीय संस्कार है। तो आइए सबसे पहले हम गौरव जी का आप सबकी ओर से, संपूर्ण प्रिंस परिवार की ओर से, संपूर्ण सीकर के शिक्षा जगत की ओर से, संपूर्ण शेखावाटी की ओर से और मन कह रहा है ये कह दूं कि संपूर्ण राजस्थान की ओर से प्रिंस एजू हब के इस कैंपस में स्वागत और सत्कार करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे चेयरमैन डॉक्टर पीएस जी सोंडा से कि साफा ओढ़ा करके और बुके बैठकर माल्यार्पण कर गौरव जी का स्वागत और सम्मान करें। संपूर्ण भारत भर में 13वीं रैंक हासिल करने पर रमाकांत जी आए, पंकज जी आए, रामचंद्र जी आए, संपूर्ण प्रिंस परिवार की ओर से कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दिदावत पैदा। ऐसी सफलताएं, ऐसी सक्सेस बहुत बिरले वक्त में देखने को मिलती है और जब कोई अपना इस मुकाम पर पहुंचता है तो खुशी अपने आप ही दोगुनी हो जाती है। हम सभी का सौभाग्य है कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके प्रिंस परिवार को दिया है। पुष्प गुच्छ बैठकर सम्माननीय चेयरमैन सर आपका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। मैं क्या करता है जीवन में यह संदन होता है और बिरले वो होते हैं जिनका अभिनंदन होता है सम्माननीय बुरानिया जी का। और ये स्मृति चिन्ह भेंट करके संपूर्ण प्रिंस परिवार की ओर से एक बार फिर से स्वागत और सत्कार। दिल साध नहीं नासाद सही, दिल साध नहीं नासाद सही, लबों पे नगमा नहीं फरियाद सही, और हमसे बिछोड़ के दूर जाने वालों हम नहीं तो हमारी याद सही। कुछ इसी तरह की यादें प्रिंस परिवार की ओर से इस स्मृति चिन्ह मेमेंटो के रूप में आप तक प्रिंस परिवार ने पहुंचाई हैं। आप चूंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रिंस सिविल सर्विसेज एकेडमी जो प्रिंस कॉलेज का एक सिस्टर वेंचर है, सिस्टर कंसर्न है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने कहा था कि दिल्ली का मुखर्जी नगर सीकर आएगा, दिल्ली का मुखर्जी नगर सीकर आ चुका है और गौरव जी इसको उल्टी गंगा बहाना कह सकते हैं। यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाहे वहां राह है। हमारे डायरेक्टर सर की, चेयरमैन सर की, सीएमडी सर की यही इच्छा थी कि शेखावाटी का आदमी जिस दिशा में आगे बढ़ता है सफल होकर के लौटता है। तो हमारी प्रतिभाएं दिल्ली की ओर पलायन करती हैं, पर हमारा प्रतिभा पलायन होता है। क्यों ना उन प्रतिभाओं को यहीं रोका जाए और ग्रेजुएशन के साथ ही उन्हें उस दर्जे की एजुकेशन उपलब्ध करवाई जाए, उस दर्जे का मार्गदर्शन और मेंटरशिप उपलब्ध करवाई जाए। प्लानिंग बनी, क्रियान्विति हुई और लंबी प्लानिंग और छोटी क्रियान्विति के साथ प्रिंस कॉलेज में सिविल सर्विसेज विंग शुरू हो चुकी है। बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स दिल्ली के मुखर्जी नगर से रिक्रूट हो चुके हैं या पहुंच चुके हैं। बहुत सारे विजिटिंग प्रोफेसर जिनमें आईएएस ऑफिसर्स तक शामिल हैं, उनमें शामिल हैं और हमारा सौभाग्य रहेगा कि आपका मार्गदर्शन भी उन विद्यार्थियों को समय समय पर मिलता रहेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप प्रिंस परिवार के सदस्य हैं और परिवार का सदस्य वो होता है जो ये चाहता है कि मेरा पूरा परिवार प्रगति करे, मेरे परिवार के बच्चे प्रगति करें। तो पहले आप बताएं, आप में से, क्योंकि ज्यादातर आप में से बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं या कॉलेज के कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल्स हैं, क्योंकि आज हड़ताल है इसलिए कॉलेज ऑफ था, स्कूल भी ऑफ था। तो एक बार ऊपर हाथ करके गौरव सर को यह बताइए, आप में से कितने लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? सारे? चलो एक बार जोरदार ताली हम आपके लिए बजाते हैं। ऐसा कहते हैं कि कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए और साधन सभी जुट जाते हैं, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए।
जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ आपने हैंड्सअप किए थे, हाथ ऊपर किए थे, गौरव जी उस बात के साक्षी बने कि वो आत्मविश्वास आपके भीतर है। आपकी मेंटरशिप में आप प्रिंस परिवार की अंगुली पकड़ करके उस मुकाम तक पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद और प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से करते हुए मैं हमारे चेयरमैन, युवा और ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी और सोच में हमेशा एक विजन और मिशन रखने वाले आदरणीय डॉक्टर पीयूष सोंडा सर से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आए और स्वागत संबोधन इस अवसर पर हम सभी के बीच रखें। डॉक्टर पीयूष सोंडा सर। चलो ठीक। आज के इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि अपन कह सकते हैं श्री गौरव जी बुडानिया, जिन्होंने आईएएस जैसी उच्च प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में देश भर में 13वां स्थान हासिल करके न केवल चूरू, न केवल शेखावाटी, बल्कि पूरे राजस्थान का गौरव हासिल किया है। गौरव जी के साथ पधारे हुए आपके सभी मित्रगण, मेंटर, हमारे संस्था परिवार के सदस्य, महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट किया था जिसमें एक अविस्मरणीय वाकया मैंने लिखा था, और उस वाकये के दौरान जो हमारा डिस्कशन हुआ उसके आधार पे जो हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर थे उनका कंक्लूजन ये था कि गौरव बुडानिया की आईएएस में इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स रहेंगे और यदि रिटर्न में अच्छे नंबर होते हैं तो रैंक भी टॉप पर जाएगी। जब हमारा डिस्कशन चल रहा था तो मैंने देखा आप एक बहुत ही सिंप्लिसिटी के धनी, एकदम नेचुरल एटीट्यूड, नेचुरल मूड, चप्पल पहने हुए, हेलमेट और मोटरसाइकिल के साथ, मतलब 20 दिन पहले आप जिस कैंडिडेट को देखकर ऐसा कह ही नहीं सकते कि 20 दिन बाद इस कैंडिडेट के चेहरे पे कितना बड़ा ताज सजने वाला है। नो डाउट नो डाउट जो हमारे ऑफिसर थे उन्होंने कमेंट उसी टाइम कर दिया था, लेकिन जितनी चीजें अपन चारों तरफ देखते आ रहे हैं, अभी भी हम जब हॉल में स्नैक्स पे थे तब हमारे साथी ने कहा कि आईएएस ऑफिसर राजा जैसा पद होता है, तो आपका तुरंत जवाब आया राजा नहीं, लोक सेवक होता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आदमी को ऊंचाइयों तक लेकर जाती हैं। आप में बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी, टैलेंट और बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग है, और उन सब चीजों के कारण आज आपने पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है। मैं प्रिंस कैंपस में आपका, आपकी पूरी टीम का, परिवार, फ्रेंड्स सर्किल का स्वागत करता हूं, और साथ यहां बैठे हुए प्रिंस सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि आपकी तो बोनी अच्छी हो गई। आपकी बोनी इस रूप में अच्छी होगी कि आप कॉलेज फर्स्ट ईयर से सिविल सर्विसेज का प्लान कर रहे हैं। अभी मैं चाहूंगा गौरव जी का जब संबोधन रहे तो ये बताएं कि फर्स्ट ईयर से तैयारी का इम्पैक्ट क्या होता है और कंप्लीट करने के बाद तैयारी का इम्पैक्ट क्या रहता है। इसमें भी आप बच्चों का मार्गदर्शन करें, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। तो आपकी फर्स्ट ईयर की शुरुआती बोनी बहुत अच्छी है कि आपके यहां सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स पढ़ा रहे हैं, सिविल सर्विसेज के मार्गदर्शक बीच बीच में आकर आपको गाइड कर रहे हैं, और फर्स्ट ईयर में अगर ऐसी शुरुआत होती है तो वो अचीवमेंट भी बहुत जल्दी आप तक पहुंचती है। इसलिए आज के इस समारोह के माध्यम से मैं फेसबुक, यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, आप सभी को कहना चाहूंगा कि हर टैलेंटेड बच्चे का जीवन में कभी न कभी सपना होता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, और अगर कोई बच्चा टू द पॉइंट, टू द लाइन, विद कंसंट्रेशन, विद सिंगल माइंड, विद ब्रॉड माइंड अगर इस राह पे चलता है तो वो निश्चित रूप से इस तरह की सफलता हासिल करता है। ये गौरव जी भी आप सबके सामने बताएंगे, स्वीकार करेंगे। तो एक बार मैं पुनः सभी का इस समारोह में स्वागत करता हूं। गौरव जी और उनके पूरे फ्रेंड सर्किल को फिर से बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहूंगा कि आपकी इस उपलब्धि से
न केवल शेखावाटी बल्कि पूरे राजस्थान के बच्चे प्रेरित होंगे और भविष्य में अनेक गौरव बुढ़ानियां यहां से निकलेंगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपके ये होनहार नौनिहाल निसंदेह गौरव जी जैसे सफल लोगों की मेंटरशिप में, आपके मार्गदर्शन में उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिसका सपना लेकर के ये प्रिंस एडू हब में एंटर हुए हैं। गांव में अक्सर कहा जाता है, मैंने पिछले एक लाइव में भी कहा था, कि कोई बच्चा जब ज्यादा पढ़ता है तो उसको कहते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख करके तू कौन सा लाट साहब बनने वाला है। या किसी आदमी की ज्यादा चलती है तो वो लोग तंज मारते हैं कि वो कौन सा लाट साहब है। लाट साहब मारवाड़ी में आईएएस यानी कलेक्टर का ही सिनोनिम है। मेरे ख्याल से निर्मल जी मैं सही कह रहा हूं। हमारा सौभाग्य है कि बचपन से हम सामान्य से परिवारों से निकले हुए लोग हैं। जो तंज होते हैं, जो ताने होते हैं, अगर आदमी ठान ले और मान ले तो वो एक दिन लोगों की तालियों में तब्दील हो जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी की असली जीत और असली सफलता यही है कि लोगों की गालियां तालियों में तब्दील हो जाएं, लोगों के ताने तालियों में तब्दील हो जाएं। और गौरव जी इस बात का प्रमाण है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि पैरों से नहीं हौसलों से ये उड़ान होती है, और जीतते वो हैं जिनके इरादों में जान होती है। आज गौरव जी को सुनने के बाद आपको अपने इरादों को मजबूत करना होगा, आपको अपने संकल्पों को मजबूत करना होगा, आपको अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराना होगा, आपको अपनी जीवट जिजीविसा को मजबूत करना होगा। और उसके बाद में जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप से बहुत सारे लोग गौरव बुढ़ानियां बनकर के निकलेंगे। गौरव जी आपको संबोधित करें उससे पहले मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बीच 2018 आरएस के 174th रैंक होल्डर प्रकाश जी, जो हमारे पास के ही गांव सीकर के पास के ही गांव नागवा के रहने वाले हमारे बीच मौजूद हैं। जो साथी लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हाल ही में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया है और उसमें अखिल भारतीय स्तर पर 13वीं रैंक होल्डर 13th रैंक होल्डर गौरव जी बुढ़ानिया का प्रिंस एजुकेशन हब सीकर में यह सम्मान समारोह चल रहा है। आपका मार्गदर्शन अभी सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। आप राजस्थान कैडर को पाने वाले गौरवशाली आईएएस होंगे, अपनों की सेवा करेंगे। शेखावाटी के चूरू के आप रहने वाले हैं, यह शेखावाटी के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो मैं अब आपके बीच आमंत्रण देना चाहूंगा प्रकाश जी जो आरएस हैं, आप पधारे हैं और गौरव जी से पहले उनकी भूमिका में अपनी बात हम सभी के बीच में रखें। प्रकाश जी। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। देखो, जो सिविल सर्विसेज में जो आज पूरे राजस्थान का इन्होंने नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं 2-4 चीज़ें आपको बताता हूं। जैसे सभी बिल्कुल सब 12th पास कर चुके हैं या 12th में हैं? अच्छा, देखो इसमें अगर हम ऐसे सोचते हैं ना कि मुझे सिविल सेवाओं की तरफ जाना है तो 2-3 चीज़ें हैं, वो सबसे पहले हमें माइंड में रखनी है। उसके बाद में जो बाकी जो चीजें हैं ना वो धीरे धीरे क्लियर होती जाती हैं। सबसे पहला होता है कि अपने आप में विश्वास की मैं ये कर सकता हूं। मानते हो मेरी बात को? दूसरी चीज होती है कि जो सही गाइडलाइन हो उस पर हम विश्वास करें। जैसे सपोज आज आपके सामने गौरव जी बैठे हैं, आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो ये जैसे गाइड करें। डेफिनेटली जो आदमी जिस रास्ते से गुजर चुका होता है उसको पूरा पता है, और वो अगर आपको गाइड कर रहा है ना तो वो सही गाइड कर रहा है। अभी इसमें होता क्या है, जो बीच बीच में कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं रास्ते से भटक जाते हैं, और इसमें जो रैंक होती है ना, रैंक होती है फिर लक पर। जो मेंस में रिटर्न एग्जामिनेशन आपको धीरे धीरे पता चलेगा इसमें कैसे प्री होता है, फिर मेंस कैसे होता है, कुछ को पता भी होगा बहुत से आदमियों को, तो आगे की चीजें बाद में है। तो सबसे पहले होता है अपने आप में विश्वास। दूसरी चीज होती है कि जो चीज मैं सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। अगर आप जो सपना ले सकते हैं ना उसको हम पूरा कर सकते हैं। जैसे आप अखबार कितने आदमी पढ़ते हैं इसमें से? जैसे स्पेस स्टेशन पढ़ते हो? अभी हाल ही में घटनाएं चल रही हैं, ऊपर
स्पेस में आदमी जा रहे हैं, तो वो कभी सोचा था कि आज से 15-20 साल पहले ये बोझ थी, 20 क्या जैसे 23-24 साल पहले एक सपना था, लेकिन आज ये पूरा हो रहा है, ऊपर आदमी अपने रहेंगे। वैसे ही ये है, अगर जो चीज हम सोच लेते हैं वो हम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, हो सकता है आप में से किसी और का ज्यादा होगा या गौरव जी का कुछ ज्यादा रहेगा। तो ये होता है कि हम चीजों को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने का मतलब है कोई जो पर्सनैलिटी है वो जैसे आगे पहुंची है तो उसने क्या ऐसा किया, क्या उसमें वो चीज है जो मेरे अंदर नहीं है, तो मैं उसको डेवलप करूं। कभी भी सामने वाले से अपनी प्रशंसा तो देखो बाद में हो ही जाएगी, लेकिन कमियां भी पूछा करो। जैसे मेरे साथ में थे, हम जब तैयारी करते तो एक राहुल नेहरा है, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन उनका हुआ नहीं सिलेक्शन। मैं कई बार उनसे बैठता था, मैं पूछता था यार मेरे अंदर कमियां बताओ आप। तो कमियां पूछने में कोई बुराई नहीं होती है, बस उनको दूर करते जाओ। जब हमें अपने आप में हम और कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं पूर्ण हूं, आज भी पूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, इस बात को मानते हो? तो अपने आप की कमियां हमेशा, जैसे आज जो मेरे से भूल हुई या गलती मानो, तो वो कल दूर कर लो। और तैयारी में आज जो हम कर रहे हैं, तैयारी का एक फंडा और होता, आज जितना किया उससे हमें कल बेटर करना है। समझ रहे हो बात को? अब बात आती है विश्वास की, हमने बात कर ली, जो सोचा उसको पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है कि नेगेटिविटी की। अपने चारों तरफ फ्रेंड सर्किल ऐसा बनाओ कि बिल्कुल पॉजिटिव हो। बुराइयां आएंगी ऐसे टकरा कर। अभी यहां पर बोर्ड नहीं है, मैं आपको एक चीज समझाता, लेकिन समझा नहीं पाऊंगा, कभी बाद में मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। जैसे नेगेटिविटी आएगी, आपसे भी नहीं टकरानी चाहिए, इतने पॉजिटिव रहो कि वो चीज आपसे टकराए नहीं, दूर से चली जाए। ठीक है? तो ये 3-4 चीजें हैं। बाकी अभी मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आपको अपने टिप्स बताएं। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। गागर में सागर भरने के लिए सफल लोग वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसके एक एक अक्षर का मीनिंग होता है, उसके एक एक अक्षर का अर्थ होता है। गौरव जी को इतनी देर से आप निहार रहे होंगे, है ना? नजर मत लगा देना। मेरा ऐसा मानना है कि हर सफल आदमी, उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस ये बता देता है कि उसके भीतर आत्मविश्वास कितना कूट कूट करके भरा हुआ है। उसके लबों की मुस्कान ये बता देती है कि उसका खुद पर भरोसा कितना मजबूत है। और उसकी चाल ढाल और बैठने बात करने का तरीका और सलीका, आचार विचार और व्यवहार ये बता देता है कि ये आदमी किस मुकाम तक पहुंचने की योग्यता रखता है। एक बहुत अच्छा शेर है कि दृढ़ विश्वास, पक्का इरादा और दिलों को जीतने वाली मोहब्बत जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर है। शमशीर बोलते हैं तलवार को। और जिंदगी की जंग में जो मर्द लोग होते हैं, जो रियल में सफल लोग होते हैं, उनके जीतने के 3 ही हथियार होते हैं: दृढ़ विश्वास, पक्का इरादा और दिलों को जीतने वाली मोहब्बत। मैं ये मानता हूं कि हमारी शेखावाटी के गौरव, हमारे राजस्थान के गौरव, और चूंकि अब आप प्रिंस एजोहब से भी एक परिवार के सदस्य की मानित जुड़ चुके हैं, तो हमारे प्रिंस एजोहब के मेंटर के रूप में गौरव जी के व्यक्तित्व में ये सारी चीजें हैं। गौरव जी एक बार फिर से संपूर्ण शेखावाटी की सरजमी की ओर से, संपूर्ण राजस्थान की धरती की ओर से, संपूर्ण प्रिंस परिवार की ओर से और संपूर्ण सिखकर के शिक्षा जगत की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। और मैं मेरे इन बेहतरीन शब्दों के साथ कि लोरों धोरों मोरों पीर पैगंबरों सेठों साहूकारों सतियों सुरवीरों और शिक्षाविदों की ये सरजमी है, और ये सरजमी आने वाले समय में आप ही की तरह अनेक गौरव तैयार किया करेगी। आपका मार्गदर्शन उसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। मैं बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पधारें और हम सभी का मार्गदर्शन करें और अपनी इस मातृभूमि को, अपनी इस मातृभूमि को नमन करें, क्योंकि आप शेखावाटी की सरजमी से निकले हुए कोहिनूर हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारा गौरव है कि आप हमारे अपने हैं। आदरणीय गौरव जी बुढ़ानी हमारे बीच पधारें और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें, इस्तेमाल करें, उनके संबोधन की अगवानी करें। सबसे पहले तो मैं जो प्रिंस परिवार है उसको मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ अभिनंदन के लिए
आमंत्रित किया गया और मेरे सभी छोटे भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। तो जैसी बात कर रहे थे हम, आज का मैं सबसे पहले मेरे बारे में मैं कुछ बताता हूं। मेरा नाम गौरव है और मैं राजस्थान के चूरू जिले का निवासी हूं। मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है IIT BHU वाराणसी से। उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया 80 रैंक थी। उसके बाद मैंने RS का एग्जाम दिया, 2018 में मेरी 12वीं रैंक थी। और अब मैंने IAS 2020 का एग्जाम दिया, उसमें मेरी 13वीं रैंक है। अब मैंने ये जो मेरी जर्नी बताई है, इसका एक मोटिव है। जैसे कि एक प्लेन होता है, उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक उसमें इंजन होता है, एक उसमें फ्यूल डाला जाता है बहुत हाई क्वालिटी का, और एक उसका स्टीयरिंग होता है। हम सभी लोगों के बीच हम जो बैठे हैं, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा दिमाग एक पावरफुल जो जेट विमान होता है उस जैसा पावरफुल दिमाग हमारे पास, बहुत मजबूत इंजन है। लेकिन हम उसमें क्या डालते हैं? केरोसिन। तो वो फिर इंजन उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता और फिर हमारे पास किसी प्रकार की डायरेक्शन नहीं होती। मतलब बिना स्टीयरिंग की गाड़ी होते हैं हम, जिसने जिधर लात मार दी हम उधर चले जाते हैं। मैंने अपनी जर्नी में बताया कि सबसे पहले मैंने IIT BHU से बीटेक किया, उसके बाद मेरी ऑल इंडिया 80 रैंक आई, फिर रैंक धीरे धीरे इंप्रूव करती गई। तो इंजन तो वही था, बस फ्यूल की क्वालिटी बढ़ती गई और गाइडेंस की जो मुझे गाइड सही टाइम पे सही लोगों द्वारा मिला, तो उसकी वजह से जो एफिशिएंसी और रिजल्ट थे वो बढ़ते गए। तो हर स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठा है वो अपने आप में एक इतना पावरफुल इंजन है कि उसे भी नहीं पता वो किस स्पीड से क्या कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि उस क्वालिटी का फ्यूल नहीं मिलता। वो फ्यूल कहां से मिलेगा? तो आप सभी को प्रिंस एकेडमी में वो बहुत अच्छा फ्यूल मिल रहा होगा। तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, इसकी मुझे पूरी सबसे उम्मीद है। उसके बाद जो आपका प्लान है उसको डायरेक्शन भी देनी है। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, 10th में मेरिट में आए, 12th में मेरिट में आए, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं क्योंकि वो अपना स्टीयरिंग छोड़ देते हैं फिर। लेकिन हमें उसको डायरेक्शन में बनाना है। तो अब ये स्टीयरिंग क्या है? स्टीयरिंग है अपने लक्ष्य के प्रति हम कितना फोकस होकर कितनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, हमारे अंदर उसके लिए कितना जुनून है, हमें कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। हम जब भी फेल होते हैं तो दूसरों पे आरोप डाल देते हैं कि ये एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं कराया, मेरी किस्मत खराब थी, या इस तरीके से मेरे को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली। हम हमेशा दूसरों के ऊपर डालते हैं। लेकिन यदि आपने केसर का पेड़ देखा होगा, चंदन का जो पेड़ है वो देखा होगा, तो उसके बाहर बहुत सारे सांप रहते हैं, लेकिन वो चंदन का पेड़ कभी जहरीला नहीं होता। तो यदि आपने अंदर से ठान रखा है, आपके अंदर फोकस है कि मुझे करना ही है, तो उसके बाद चाहे कितना भी जहरीला इन्वायरमेंट हो आप करके ही जाओगे। तो ये है स्टीयरिंग। आप कितने मजबूती से उस स्टीयरिंग को पकड़ रखा है। क्या आपने ऐसे मतलब डिसाइड कर लिया कि मेरे को RS बनना है, IAS बनना है, उसके बाद कोई आपको बोले कि फर्स्ट ग्रेड टीचर बनोगे, तो यदि आप कितना डाइवर्ट हो जाते हो, ये दिखाता है कि आपका स्टीयरिंग कितना मजबूत है और आपका लक्ष्य के प्रति कितना जुनून है। ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके अलावा आपने एक बात सुनी होगी जो हमारी तरफ बोलते हैं सब लोग, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब हम जिस इंसान को देख लेते हैं कि ये चीज इसने की है, हम वो कर लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आज आपके सामने आया हूं और जिस तरीके से सर ने बताया कि आने वाले टाइम में सब लोग IAS में यहां से निकले, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मैं वो खरबूजा हूं जिसको देख के दूसरे खरबूजों ने अपना रंग बदला है। मैं अब आपको 1936 की एक स्टोरी बताने वाला हूं। 1936 जब जो यूरोपियन नेशंस थे वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे थे और एथलेटिक्स में जो ओलंपिक्स वगैरह हो रहे थे उनमें बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड है वो बहुत पावरफुल शक्ति थी। तो उन्होंने अपने जो धावक थे उनके लिए बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया, बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई, सब कुछ प्रोवाइड करवाया। और वहां के कोच ने बोला कि ये ह्यूमन की कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 सेकंड में 100 मीटर को पार कर सकता है। उन्होंने बोला हमने हर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, हर प्रकार की डाइट दे ली है, लेकिन कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं हो सकता जो 100 मीटर को 10 सेकंड में क्रॉस कर सकता है। फिर 1960s का एक ओलंपिक होता है और उसके अंदर पहली बार 10 सेकंड का रिकॉर्ड एक मानव ही तोड़ता है। वो रिकॉर्ड टूटने के आज 50 साल के अंदर वो रिकॉर्ड 10,000 बार टूट चुका है, जो 10 सेकंड का बोलते थे कि एक इंसान तोड़ नहीं सकता।
मैं जिस तरीके से 100 मीटर को 10 सेकंड में तोड़ नहीं सकते, उसी तरीके से हमारे यहां पे एक चलता है, कोई भी काम करते हैं तो तू क्या कलेक्टर है, इस तरीके का डायलॉग मारते हैं, क्योंकि हमने ये हाईएस्ट चैलेंज एक्सेप्ट कर रखा है कि यही एक हाईएस्ट चैलेंज है, हम इसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब मैंने तोड़ा है तो मुझे पूरी उम्मीद है उसके बाद आने वाले आप लोग 10,000 बार, 20,000 बार, कितनी भी बार उसको तोड़ सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना ही चाहिए। तो ये सब तो हमने बात की कि किस तरीके से हम सब लोग एकदम प्रतिभाशाली हैं। यदि हमें सही गाइडेंस मिले, सही समय पे सही रणनीति का पता चले, तो हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, हमारे अंदर एक थोड़ी सी हीन भावना होती है कि मैं बहुत अच्छी एजुकेशन से नहीं हूं, मेरे घर में तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो मेरे घर में भी कोई पहले एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा, और मैंने भी अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है पूरी चूरू जिले से की है, जहां पे कोई बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड वाली स्कूल है, जैसे डीपीएस वगैरह नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमें पता तो है ना कि हमारे पास एक पावरफुल इंजन है, फ्यूल तो मिल जाएगा, गाइडेंस भी किसी दिन मिल जाएगी, लेकिन उस इंजन को बनाए रखना है। यदि उसमें जंग लग गई तो फिर हम किसी भी सफलता के मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप सभी लोगों को अपने जो मोटिवेशन, अपना विश्वास कि मैं ये करके दिखाऊंगा, इससे अपने इंजन को जंग रोधक रखना है, यही मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। तो अब आप आते हैं कि जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कब स्टार्ट करना चाहिए। तो जो सिविल सर्विसेज है, इसमें हम देखते हैं ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ने की एक अलग अप्रोच होती है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। मैथ्स को पढ़ने का अलग तरीका है, साइंस को पढ़ने का अलग तरीका है, और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग तरीका है। तो मैं, हालांकि पहले मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूं, फिर मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग किया है, फिर मैंने एमए किया है सोशियोलॉजी में, तो मैंने हर प्रकार के सब्जेक्ट पढ़े हैं। फिर आरएस और आईएएस की प्रिपरेशन के दौरान सभी पढ़ा है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि वो टॉपिक कैसा है, उसको समझने के लिए हमें किस प्रकार का परसेप्शन सेट करना है। मैथ है तो उसमें इक्वेशन लगानी पड़ती है, हिस्ट्री है तो उसमें राजा महाराजा के बारे में जानना पड़ता है, उनकी जो भी डायमेंशन है कि उन्होंने क्या किया, आर्ट एंड कल्चर में क्या किया, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, वो हमें सोचना पड़ता है। जो मैथ का स्टूडेंट एक अलग तरीके से सोचता है। तो ये सब एक गाइडेंस का काम होता है, जो आपको, जो टीचर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से सोचना है। आप सभी लोग अभी 12th में या फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप सभी के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आपने सुना होगा कि एक कच्ची मिट्टी होती है, उससे जो मटका है वो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन एक मटका बना हुआ, उसको पहले फोड़ना, फिर उससे एकदम मिट्टी बनाना, फिर उससे वापस मटका बनाना बहुत ज्यादा टिपिकल काम हो जाता है। तो अभी आप उस स्टेज में हो, आप एक कच्ची मिट्टी हो, और उसको यदि प्रिंस एजुकेशन हब एक बहुत अच्छे मटके के रूप में, एक बहुत सुंदर मटके के रूप में बना देता है, तो ये इनका सफलता मानूंगा मैं। तो सबसे पहले अभी आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे 3-4 सालों के बाद आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, और उस लक्ष्य के प्रति आपको मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि आप अभी से घर पे जाओगे तो सब लोग आप पे टोंट मारेंगे कि आ गए भाई आरएएस साहब, या फिर आप कुछ भी पढ़ोगे तब भी ये कमेंट सुनने को मिलेगा कि आरएएस साहब कुछ घर का भी काम कर लो। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में चलती रहेंगी, लेकिन हमें एकदम अडिग रहना है अपने लक्ष्य के लिए। और आज से ही, और हमारे जनरली ये ट्रेंड होता है, हम पहले अटेम्प्ट में तो देखते हैं कि पेपर था कैसा, दूसरे अटेम्प्ट में हम सोचते हैं कि चलो अब दूसरों की बातें भी सुन लेते हैं कि किन लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा। तीसरे अटेम्प्ट में हम थोड़ा सा सीरियसनेस लाते हैं, 4-5 अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि यूपीएससी बहुत ज्यादा हार्ड था, हमसे तो हुआ ही नहीं, पता नहीं वो तो डीपीएस वाले बच्चे होते हैं, वो तो दिल्ली वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे निकालते हैं, हम जैसे बच्चे नहीं निकालते। लेकिन आपको यहीं से आज ही प्रण लेके जाना है यहां से कि अब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, उसके बाद जो पहला अटेम्प्ट होगा वो मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होगा, और उसी में मैं जो सबसे बड़ी रैंक होगी वो ही मारूंगा। तो ये संकल्प आज आपको लेके जाना पड़ेगा यहां से। तो इसके लिए आप एकदम समझिए, आपका जो प्रोग्राम है जो भी, उसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। आप इसमें पीरियोडिक रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, ताकि इसमें एक आपको साइंटिफिक वे में स्टडी करनी है। अब क्यों नहीं कि गांव का बच्चे हैं और उनके कंपैरिजन में जो दिल्ली, जयपुर और बॉम्बे के स्टूडेंट हैं वो ज्यादा क्यों सिलेक्ट होते हैं? उनका एक कारण है कि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, और जो हम लोग हैं वो हार्ड स्टडी करते हैं। लेकिन यदि किसी को जयपुर से दिल्ली जाना है, तो यदि उसने दिल्ली की तरफ यदि मूव कर लिया,
तो आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी दिल्ली जरूर पहुंचेगा, चाहे उसकी स्पीड कम हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन यदि किसी को जयपुर से दिल्ली जाना था और उसने जो अपना मुंह है वो कर रखा है उदयपुर की तरफ, तो वो कितना भी धीरे चले चाहे कितना भी तेज चले वो दिल्ली कभी नहीं पहुंचेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। आपको लक्ष्य डिसाइड कर लिया, आपको सही गाइडेंस मिल गई, तो अपने टीचर्स के अंदर पूरा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए कि मैं इस बार क्लियर करके जाऊंगा। तो हम स्मार्ट स्टडी की बात कर रहे थे, हमें हार्ड स्टडी नहीं करनी कि ना 14 घंटा पढ़ रहे हैं, 15 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम स्मार्ट स्टडी करनी है कि हर घंटे का आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस 1 घंटे के अंदर मैं ये सब कुछ पढ़ने वाला हूं। फिर 1 घंटे बाद, अब जनरली हम क्या करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, हमारे दिमाग को कभी हम चैलेंज नहीं देते, तो उसकी वजह से जो दिमाग के अंदर जंग लग जाती है। आप पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, 1 घंटे बाद खुद को चैलेंज कीजिए कि मैंने अब बुक बंद कर दी है, पिछले 1 घंटे में पढ़ा हूं, मैं कितना रिकॉल कर सकता हूं। अपने पास कॉपी रखिए और उसमें लिख दीजिए। अब जब आप लिखोगे और उस बुक्स के अंदर कितना डिफरेंस है, तब पता चलेगा कि आपने उसके अंदर कितना दिमाग लगा रखा था, कितनी चीजें आपने रिटेन की थी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ये स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, हम इंफोग्राफिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, जो आजकल तो वीडियो लेक्चर मिलते हैं उनसे रिवीजन कर सकते हैं। अभी हमें रिवीजन भी करना चाहिए, पीरियोडिक रिवीजन करना चाहिए। तो हम जनरली क्या करते हैं कि एक बार जो सिलेबस पढ़ाया हमने उसको पढ़ लिया, फिर 6 महीने बाद उस सिलेबस को वापस देखते हैं, तब तक वो सब कुछ साफ हो चुका होता है। तो यदि हम साइकोलॉजी में देखते हैं कि ह्यूमन माइंड है वो लर्निंग कैसे करता है, तो हम जितनी भी चीजें आज याद कर रहे हैं, मैं जितनी भी चीजें आपको आज बता रहा हूं, आप आने वाले 1 घंटे के अंदर उसमें से 80% चीजें भूल जाओगे। और ये दुनिया का सबसे तेज दिमाग भी 80% चीजें अपनी भूल जाता है। और उसके बाद 7 दिनों के बाद आप केवल 10% से भी ज्यादा चीजें याद नहीं रख पाओगे, 90% चीजें भूल जाओगे। और 28 दिनों के बाद आप 1% चीज याद कर पाओगे, बाकी 99% इंफॉर्मेशन आप भूल जाओगे। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हमने जो एक बार सुना है हम उसको भूल नहीं सके। तो हमेशा जो एक पीरियोडिक रिवीजन का कंसेप्ट आता है कि आपने जो भी पढ़ा है, जैसे मैंने आपको अभी कुछ बताया, तो आप रूम से बाहर निकलते ही उसको मेमोराइज करो कि क्या बताया था गौरव ने, तभी वो आपको याद होगा कि उन्होंने क्या बताया। फिर उसको कल सुबह वापस याद करो कि क्या था वो जो कल मैंने सुना था। फिर उसको 7 दिन के बाद वापस से याद करो कि क्या था जो बताया था, और 28 दिन के बाद याद करो। और फिर आप एग्जाम में पढ़ने जाओगे, तब आपको किसी भी एग्जाम का डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीजें आपको याद रहती हैं। एग्जाम का डर क्यों होता है? एग्जाम का डर इसीलिए होता है कि हम कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं कह पाते कि हमें ये याद है, हमें हर चीज में लगता है कि हम डर रहे हैं। तो यदि हम किसी भी प्रोसेस में साइंटिफिक मेथड का यूज करें, तो हम कभी भी किसी चीज से डरेंगे नहीं। अब जैसे कि हम किसी बच्चे को, या हमने किसी बच्चे को हवा में उछाला, तो क्या हमें डर लगता है कि ये ना अंतरिक्ष में ना चला जाए? क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ये बच्चा वापस आएगा हाथ में। तो यदि साइंटिफिक प्रिंसिपल से हमने स्टडी की है, तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि याद कर लिया है तो अब ये पक्का याद रहेगा। लेकिन कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आज जो पढ़ा है उसको कल भी पढ़ेंगे, 7 दिन बाद भी पढ़ेंगे, 28 दिन बाद भी पढ़ेंगे, और एग्जाम से पहले भी पढ़ेंगे। हम ये कभी नहीं करते, और इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हम उसी सिलेबस को, एक सिलेबस को मैं आपको आज पढ़ा दूं, आज के 20 दिन बाद पढ़ा दूं, 4 महीने बाद पढ़ा दूं, 10 महीने बाद पढ़ा दूं, 4 बार पढ़ा दूंगा, फिर भी आपको वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। आप उसको भूल जाओगे। आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा कि 2nd डे रिवाइज करो, 7th डे रिवाइज करो, 28th डे पे रिवाइज करो, क्योंकि ये जो बहुत ही एक साइंटिफिक मेथड है। तो आज से अपनी जो स्टडीज है उसके अंदर स्मार्टनेस लाने की कोशिश कीजिए। वो एक दिन में नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आपको टाइम के साथ आप अडॉप्ट करते जाओगे, चीजों को एसोसिएट करके सीखिए। अब जैसे कुछ पढ़ने के कुछ तरीकों को मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जैसे एक निमोनिक्स तरीका होता है कि किस तरीके से हम चीजों को याद करें। जैसे इंडिया का मिसाइल गाइडेंस प्रोग्राम है, उसमें कौन कौन सी मिसाइल आई, ये मैंने जिंदगी में केवल एक ही बार पढ़ा है, लेकिन अभी तक क्यों याद है? क्योंकि उसकी एक निमोनिक्स था कि पटना नाम से उसको याद करते हैं। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। ये कैसे याद हुआ? तो एक बार में ये सारी सब चीजें कैसे याद हो जाती हैं? हमें पीरियोडिक टेबल भी पूरी याद हो जाती है
ये सब कैसे याद हो जाता है? क्योंकि हमने एक स्मार्ट स्टडी का एक मेथड को यूज किया है। इसी तरीके से एक मेथड है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन करके पढ़ना। एसोसिएशन करके कैसे पढ़ सकते हैं हम? तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 100+ आर्टिकल्स है और उनको याद, जो 400+ आर्टिकल्स है और 100+ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनको याद करना अपने आप में एक भारी काम है। तो उसको कैसे याद कर सकते हैं? तो जब मैं कॉलेज में था तो मेरी क्लास में 100 से ज्यादा लोग थे और उन सबके रोल नंबर थे और हर दिन क्लास 4 क्लासें लगती थी और हर क्लास में उनके अटेंडेंस होती थी। तो मेरे को 1 से लेके 100 रोल नंबर, सभी के रोल नंबर याद थे, क्योंकि बंक मारना पड़ता है तो किसी की प्रॉक्सी भी लगानी पड़ती है, तो वो नंबर तो याद हो गए आपको, मजाक नहीं। अब वो तो मैंने एक फनी मेथड में याद कर लिया कि वो सब रोल नंबर याद हो गए कि 1 रोल नंबर इसका था, 2 इसका था, 9 इसका था, 10 इसका था। अब दिमाग में पहले से वो चीज स्टोर है। अब मेरे को ये 100 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स याद करने थे, तो मैंने सभी को एक एक अमेंडमेंट्स उनको दे दिए कि यदि 1 रोल नंबर पांडे जी का है तो पांडे जी का ये अमेंडमेंट नंबर 1 इनको पकड़ा दिया है। अब पांडे जी की यदि शकल भी दिख गई कभी, तो उनके साथ वो अपने आप ही रिवीजन हो रहा है। मैं तो यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से डर लगता है, 400 आर्टिकल हैं, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सबको 4-4 आर्टिकल दे दो, हर दिन सुबह वो उनकी शकल दिखेगी और आपको जबरदस्ती याद करवा देंगे, फिर आप बोलोगे ये तो भूलने ही नहीं दे रहे हमें। तो इस तरीके से यदि आप स्मार्ट तरीकों से याद करोगे तो बहुत जल्दी हर चीज आपको याद हो सकती है। मैं तो ऐसे, मेरे को चूरू से सीकर का पूरा रास्ता याद है कि सबसे पहले रतन नगर आता है, उसके बाद रामगढ़ आता है, फिर फतेहपुर आता है, लक्ष्मणगढ़ आता है, फिर मतलब सीकर ये आता है। तो इस तरीके से मैंने रास्ता याद कर लिया। अब मुझे कोई भी यदि 15-20 बैटल्स याद करनी है हिस्ट्री की, तो मैं सभी को एक एक देता हुआ चला जाऊंगा। जितनी बार घर जाऊंगा तो रिवीजन होता जाएगा, और घर से वापस आऊंगा तो रिवीजन होता जाएगा। तो हमें उन जैसा हार्ड वर्क वाला नहीं बनना है कि किताब ले ली बस उसमें सारे दिन बैठे बस एकदम लगे हुए हैं, बस मैं पढ़ रहा हूं। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। जो पढ़ रहा है ना आदमी, मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आप सभी लोग मेरे को सुन रहे हो, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कुछ एसोसिएट कर रखा है और वो याद हो रहा है मुझे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब पढ़ रहा हूं और आपको लगेगा कि ये इंसान तो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, और रिजल्ट आते ही यार यूपीएससी में गड़बड़ है या तो आरपीएससी में गड़बड़ है, क्योंकि ये रैंक कैसे दे सकते हैं, ये तो पढ़ता ही नहीं था। तो ये होते हैं स्मार्ट तरीके, किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो जैसे अपने जो ताश के पत्ते खेलते हैं लोग अपने चौपाल पे बैठ के कहीं भी पीपल के तले, तो उनको बहुत एकदम स्किल जनरेट कर लेते हैं। वो 1-1.5 साल बाद अपने को ओलंपिक प्लेयर से अच्छा मानते हैं वो लोग। तो जैसे कार्ड भी एक स्टडी का मेथड होता है कि आपको जो भी चीज याद नहीं होती ना, उस चीज को क्या कीजिए, आप कार्ड्स बना लीजिए छोटे छोटे, और उन कार्ड्स को आप अपने रूम में रखिए। और फिर जब भी कहीं बाहर जा रहे हो कि जैसे 100 मीटर घूम के आना है, 200 मीटर घूम के आना है या चाय पीने जाना है, एक कार्ड को उठा के ले जाओ। और आपको उसको याद करने की कोशिश नहीं करनी। आपको ह्यूमन माइंड की एक खास बात बताता हूं। ये ऐसा माइंड है जिसको याद करना चाहो उसको याद नहीं करता, और जिसको भूलना चाहो तो उसको भूल नहीं सकता। ये इसकी सबसे खास बात है। तो आपको कभी याद करने की कोशिश नहीं करनी, कार्ड्स बना लीजिए और उनको डेली लेते जाइए। फिर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा लगेगा कि ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं थी, मेरे को आया कैसे है। आप अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझने लग जाओ कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, मैं ये लिख क्यों रहा हूं। तो इसलिए ये जो स्मार्ट मेथड है, ये बहुत सारे स्मार्ट मेथड्स हैं। तो आपको पढ़ाई में कभी भी बोरिंगनेस नहीं आएगी कि यार ये ना आदमी 10 घंटे पढ़ के बोर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो उन्हीं में कुछ कॉमेडी कर रहा होगा, उन्हीं के अंदर वो एकदम मजाकिया कर रहा होगा। अब जैसे मानो कि आपको पढ़ना है, अकबर भी पढ़ना है, हुमायूं भी पढ़ना है, शाहजहां भी पढ़ना है, जहांगीर भी पढ़ना है। मैं 100 राजाओं के नाम बताऊंगा, आपको लगेगा दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री है, वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप सोच के देखो कि ये साहब है, अकबर है और वो शाहजहां जी बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं आपस में। शाहजहां आके बोल रहा है मैंने ताजमहल बनाया, भाई तूने क्या किया? तो फिर ना अकबर खुद बोलेगा अरे साम्राज्य तो मैंने बनाया है, तूने क्या किया? तेरे को तो बना बनाया मिल गया था एक, बस तूने ताजमहल ही तो बनाया। इस तरीके से आप कन्वर्सेशन कीजिए। तो अब आपको मैंने एक बार बता दिया है, अब आप जितनी भी बार सर को देखोगे अकबर ही याद आएगा, और उन सर को देखोगे शाहजहां याद आएगा।
आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप सब लोग मेरे को मैसेज कर देना कि सर हम भूल गए कि अकबर कौन है। यदि ये भूल जाओ तो मुझे बता देना। तो इस तरीके से यदि आप मेथड को याद करोगे और जो एग्जाम का पैटर्न समझोगे कि एग्जाम पूछना क्या चाह रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और उसमें पूछते हैं कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो बताते हैं मेरे दादाजी उस गांव के थे, उन्होंने ना वहां पे शादी की, उनके 2 बेटे हुए, उनमें से ये है वो है और ये मेरे पिताजी हैं। आपसे पूछा था वो नहीं बता रहे, आप उसके बाहर की चीजें बता रहे हो। तो एग्जाम को समझो, उसका एक मर्म होता है, क्वेश्चन का एक सोल होता है, उसको बताना होता है। जैसे मेंस का एग्जाम लिखते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। फिर जब मेंस का एग्जाम क्लियर करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन हमसे यदि पूछा जाए तो हम उसमें क्या बताते हैं, केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देके ना एग्जामिनर को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर तूने ये क्वेश्चन पूछा, अब मैं तेरे को ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा, तू मान जाएगा कि भाई साहब मैं ही हूं बस यहाँ पे। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आप जैसे कितने बच्चों की कॉपी चेक करके बैठा हुआ है। उसको आप कभी भी इंफॉर्मेशन से और फैक्ट से कभी उसको ये फील नहीं करा पाओगे कि आपका उत्तर बहुत अच्छा है। उसके अंदर आपको कुछ मर्म डालना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज ग्राउंड रियलिटीज डालनी पड़ेंगी जो आपने देखी है और वो आपको सबसे अलग बनाएगा। अब मुझे ये बताइए, आप सभी लोग यदि गांव के स्टूडेंट हो, आपके पास ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। आप कभी भी यदि आईएएस का उत्तर लिखोगे, आरएस का उत्तर लिखोगे, किताब तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपने जो ग्राउंड रियलिटीज देखी है, गांव में देखा है, अपने आसपास देखा है, उन चीजों को लिखोगे तो आपको एक एडेड एडवांटेज है। वहीं एक शहर का लड़का जो दिल्ली से कभी बाहर नहीं निकला हुआ, उसे क्या पता है सरपंच क्या चीज होती है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता होता है पंचायती राज कैसे काम करता है, गांव की प्रॉब्लम क्या है, सड़कें कैसी हैं, उसको कुछ नहीं पता होता। वो केवल बुकिश नॉलेज के दम पे ही एग्जाम को क्लियर करता है। तो आपके पास तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज भी पता है और बुकिश नॉलेज भी आप किसी भी टाइम गेन कर सकते हो और आपका उत्तर हमेशा उन सब से अच्छा हो सकता है। तो कभी भी अपने अंदर हीन भावना मत आने देना कि मैं किसी छोटी जगह से हूं या छोटे गांव से हूं और मैं ये यूपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छी रैंक आ सकती है और हमारा इंजन है वो बहुत पावरफुल हुआ है, बहुत पावरफुल इंजन है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चीजें खाई हैं, हमने बर्गर पिज्जा खा के ये इंजन नहीं बनाया है। तो आपको हमेशा अपने ऊपर एक विश्वास रहना चाहिए कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हूं और आने वाले 3-4 साल में मेरी ग्रेजुएशन के बाद जो भी पहला अटेम्प्ट होगा उसी को मैं क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं आने वाले एग्जाम के लिए और प्रिंस परिवार को मैं वापस से एक बार मेरे तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एक पूरा रोड मैप इन भावी सिविल सर्वेंट्स के सामने रखने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आईना बनकर आ गया कोई, चेहरा अपना दिखा गया कोई, और प्यास थी हमारी चंद कतरों की और समंदर पिला गया कोई। ऐसा ही हुआ आपकी प्यास से। अब हम कुछ क्वेरीज हो सकता है आपके जहन में हो, कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हो सर से, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। मैं चाहूंगा कि माइक स्टूडेंट्स तक पहुंचे और सर से निवेदन करना चाहूंगा, सर प्लीज आपको एक बार दोबारा कष्ट देंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन श्री गौरव बुडानिया ने दिया और मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें, इस तरह के टिप्स स्टूडेंट्स को एक बार मिल जाएं तो लाइफ लॉन्ग हो जाते हैं। किसी समय मैं एक हिस्ट्री के महानुभव से मिला था, आज के टाइम वो एडीएम लगे हुए आरएस अधिकारी हैं, तो हमने कहा कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो उन्होंने गौरव की तरह ठीक ऐसे ही कहा था कि हिस्ट्री को अगर एट्रैक्टिव बनाना हो, कहीं पे भी जैसे शाहजहां की, क्या शाहजहां मेरे को नाम भी याद है, शाहजहां की बात चले तो आप उसको पूरी अच्छी तरह से दिमाग में पिक्चर बैठा के, वीडियो बैठाकर याद करें। तो बोला कि देखिए शाहजहां का जब चक्कर वो अकबर से जैसे संवाद चल रहा है तो उसमें आपस में संवाद करते करते किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, जैसे गौरव ने अभी अकबर और शाहजहां बताया, तो फिर उसमें अकबर ने उसको शाहजहां को उठाया और फिर पटका, फिर पटका, फिर पटका। मेरी स्टोरी इस तरीके से बना दी जाती है कि वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, मेरे भी आगे के सेमिनार्स के लिए कई कंटेंट मुझे आज मिल चुके हैं और शहर का बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है और जब अच्छा गाइडेंस नहीं होता
अच्छा जोशीला बच्चा हार्ड स्टडी करता है, सब चीजें एक एक लाइन में सक्सेस छुपी हुई है। फेसबुक और यूट्यूब पे ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। मुझे गौरव के जो ट्रिक्स थी वो इतनी स्मार्ट लगी, जबकि मैं बहुत लंबे समय से बच्चों को ट्रिक्स बताता आ रहा हूं। इसलिए सभी फेसबुक यूट्यूब के व्यूवर्स से भी मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि गौरव के द्वारा बताई गई कौन सी ट्रिक्स आपको पढ़ाई के लिए सबसे शानदार, सबसे स्मार्ट लगी। अब मैं चाहूंगा केवल 5 मिनट का समय स्टूडेंट्स के पास है, फिर इस प्रोग्राम को अपन समापन की ओर लेकर बढ़ेंगे। तो आप में से जैसे यहाँ पर इन सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आज भारत बंद के कारण कॉलेज की छुट्टी है, सभी बच्चे नहीं है, कुछ हॉस्टल के बच्चे यहाँ बैठे हैं, कुछ स्कूल के इम्यूनिटीज के बच्चे बैठे हैं। आप श्री गौरव बुडानिया से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन हो। यस, स्टैंड अप। So please tell me that why you had joined the civil services and what was your thinking when you were choosing the civil services? जी, सबसे पहले मेरा बचपन से ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे कलेक्टर ही बनना है या आरएएस बनना है, आईएएस बनना है। मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया था आईआईटी से, मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा और उसी में सर्व करूंगा। लेकिन जब इंजीनियरिंग के बाद बाहर आए, तब उम्र थी, दिमाग परिपक्व हुआ, तब समझ में आया कि एक सिविल सर्वेंट और एक इंजीनियर में क्या फर्क है। एक इंजीनियर क्या कर सकता है कि एक 10-15 लोगों की टीम को लीड कर सकता है और उससे कोई प्रोडक्ट बना सकता है और वो प्रोडक्ट आप तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसा कि टी ब्रेक पे डिस्कशन चल रहा था कि डॉक्टर्स और आईआईटीएंस में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन यही होता है कि हम बहुत अच्छे मेधावी हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट अपने ऊपर के अधिकारी है, तो नो डाउट वहां जाकर और ज्यादा इच्छा जागृत होती है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने 2 मिनट आप मेरे लिए एक मैगी बना के लाओ, और जैसे ही आप लाओ मेरे पास मैगी बना के, मैं कहूं है तेरी की स्वाद ही नहीं आया, तो आप इतना निराश हो जाओगे, इतना निराश हो जाओगे कि ये क्या हो गया। और वो तो आपकी जिंदगी के मैंने 2 मिनट लिए थे। जब हम जिंदगी के 25 साल लगा चुके हैं, उसके बाद यदि कोई आके ये कह दे कि ये तो क्या किया आपने लाइफ में, तो उसका कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा वो है। दूसरा है कि आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आप चाहते हो कि किसी दूसरे की जिंदगी को आप चेंज कर सको। किसी को आप यदि बहुत ज्यादा दर्द में है, आप उसको यदि एक पट्टी भी बांध देते हो तो आपको लगता है कि वाह वाह, अंदर से एक खुशी की फील आती है। तो यदि आप इतनी बड़ी सोसाइटी, आपको एक जिले का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उसमें आपके नीचे 10 से 15-20 लाख लोग हैं और उनके लिए आप सर्व कर पाते हो, आपको पता है हर दिन आप डायरेक्टली उनको जाके सर्व कर सकते हो, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी भी क्षेत्र में नहीं है। इसलिए मेरा ये सिविल सर्विसेज में आने का डिसीजन मैंने कॉलेज के बाद ही लिया था और उसके बाद मैंने ये तैयारी की थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ बेटा, स्टैंड अप। पहले अपना नाम बताएं, क्लास बताएं और फिर क्वेश्चन पूछें। So myself Pragya Swami, and I am preparing for UPSC in Prince Civil Service, and my question to you is, at the time of your preparation, was there any such point when you felt like now I can't do it, or when you felt ki now I need to quit? बिल्कुल, ये सिविल सर्विसेज की जर्नी इतनी लंबी होती है कि आप किसी भी टॉपर को ये चीज जरूर फील होती है कि क्या मैं कर पाऊंगा। अब मैंने तो देखा कि सारे मतलब कि राजेंद्र नगर में देखते थे तो लाइन से कोई आईआईटी का कोट पहना हुआ है, कोई आईआईएम का पहना हुआ है, कोई एम्स का कोट पहना हुआ है। उनको देख के लगता था कि यार ये सारे लोग यहीं क्यों आ गए, इन सभी लोगों को इसी एग्जाम की तैयारी करनी है क्या। तो कंपटीशन से डर तो बहुत लगता है और उसमें क्विट का भी ऐसे मन आता है। लेकिन इसका मेरा लॉजिकल था कि मेरा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में प्लेसमेंट हुआ था, तो अब हर दिन जिस दिन मैं नहीं पढ़ता तो उस दिन मेरे अंदर ये फील आता कि इससे अच्छा तो नौकरी कर लेता। आज के तूने तो लगा दिए 2-4 हजार रुपए, तो इससे अच्छा तो पढ़ भी लेता। तो अब जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई, 2-3 साल होते गए, तो वो जो लॉस था वो तो बढ़ता गया था, वो जुड़ रहा था जितना भी लॉस हो रहा था। तो मैं अब तो इतने रुपए भी लग चुके हैं, अब तो इतने एफर्ट भी लग चुके हैं, अब तो नहीं छोड़ेंगे। फिर जो मांझी वाला जो डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जो हमारे ये
और जो हम छोटी जगह से जहां से आते हैं, तो हमारे पास होता क्या है, कोई सुपर ब्रेन तो हमारे पास होता नहीं है। एक केवल जिद ही होती है कि करके छोड़ेंगे, और उसी जिद के भरोसे हम सब कुछ कहीं भी कूद जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कि आता था विचार, 5 मिनट आया, 10 मिनट आया, फिर वही जिद कि नहीं करना तो है ही, और उसी जिद का आज परिणाम है कि मैंने ये रैंक हासिल की है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा जवाब। यस, नेक्स्ट प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Is Dharampal Chauhan. I am studying in grade 12th A, Humanities. So, sir, my question is that you are clearing the prelims and mains, and the most difficult part is the interview one. So, sir, how to make that interview, sir? How to clear that, sir? आपने इंटरव्यू की बात बोली, तो इंटरव्यू एक वैसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है हम उसको उतना ज्यादा सब्जेक्टिव मानते हैं। लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, क्योंकि अब मैं 2 इंटरव्यू क्लियर कर चुका हूं, इसलिए ये मैं बोलता हूं। पहले मुझे भी लगता था कि नहीं, इंटरव्यू में जाओ और उनके सामने ज्ञानी बन के आ जाओ, और वो आपको ज्ञान के बेसिस पे आपको नंबर दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप किसी से बात करोगे तो आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। आप उससे हंस के बात कीजिए, आप एकदम विनम्र होकर बात कीजिए। आपको जो आता है उसको बता दीजिए कि सर मैं तो इतना जानता हूं, जो नहीं आता तो उनको एकदम प्यार भरे शब्दों में बोल दीजिए, सॉरी सर मैं तो इसके बारे में अध्ययन नहीं करके आया। तो उसका उत्तर देने से ज्यादा अच्छा आप इसको बोल सकते हो कि सॉरी सर मैं तो इसका अध्ययन नहीं करके आया, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसकी आज से अभी से तैयारी करें। जैसे कि हम बात करते हैं तो ये हमारे जो पर्सनैलिटी में कुछ कमियां होती हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं उसी की तरफ बात करके देखते हैं, हम इधर उधर नहीं देखते, और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगी। तो आपके पास तो खूब टाइम है 4-5 सालों में। जब भी आप 4-5 दोस्तों में बात करें तो सभी से आई कांटेक्ट रखें। हमें आई कांटेक्ट रखने की बहुत कम आदत है। हम किसी की आंख में नहीं देख सकते। क्या कोई हम कातिल है क्या कि किसी की आंख में नहीं देख सकते? सबकी आंखों में देख के बात कीजिए। 5 लोग हैं तो 5 को देख के बात कीजिए, और हमेशा विनम्र होने की कोशिश कीजिए। जानता नहीं क्या मैं कौन हूं, इस प्रकार का एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। उस एटीट्यूड से आप मवाली बन सकते हो। तो इसलिए इस जो अब छोटी छोटी ये क्वालिटीज है उनको आज से डेवलप करना स्टार्ट कीजिए कि बहुत विनम्र चीज से आपको बोलना है, सर बोलना है। आपसे यदि गलतियां होती हैं तो सॉरी बोलिए, ये मेरी गलती है, मैं इसको मानता हूं। आप कोई देवता नहीं है, गलती हर इंसान से होती है, तो उसको मानिए। सबसे आई कांटेक्ट बना के बात कीजिए, हंसते हुए बात कीजिए। एक तो मैं एकदम उदास, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो भाई, एक तो ये है। एक मैं आपको हंस के बोल रहा हूं कि नहीं आपको करना है और आपको क्लियर करना है। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो ये आप कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखिए, और जब इंटरव्यू स्टेज में होगा तो हम और डिटेल उस पर डिस्कशन कर लेंगे। बहुत अच्छा। तो गौरव, एक मेरा क्वेश्चन आपसे है। आजकल मैं प्रिंस एंडी एकेडमी के जो बच्चे एसएसबी में सेलेक्ट होते हैं, 5 दिन इंटरव्यू चलता है, आईएएस से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा ड्यूरेशन होती है। तो उनसे मैं पूछता हूं इंटरव्यू में क्या क्या डिस्कशन हुआ, तो बड़े स्पाइसी कुछ क्वेश्चंस वो बताते हैं। तो आप अपने इंटरव्यू का कोई एक स्पाइसी क्वेश्चन बताएं प्लीज। मेरे इंटरव्यू में जो सबसे मतलब मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है, मैं टाई बांध के गया था और मैंने मीडियम ऑफ इंटरव्यू हिंदी को चूज किया था। तो उन्होंने मेरे से ये पूछ लिया था कि आप जो ये टाई बांध के आए हो उसकी आपको हिंदी जानते हो क्या? तो मैंने कहा सॉरी सर, इस विषय के ये बहुत अच्छा सवाल है लेकिन इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने उनको हर चीज का रिप्लाई देना है। यदि आप टाई का हिंदी बता देते तो उनको लगता है क्या कंप्यूटर आदमी है यार, ये बकवास आदमी है, टाई की भी हिंदी याद करके बैठा है ये। वो तो यही चाहते हैं कि यार एक ह्यूमन हो हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से जो भी Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself Tanishka Sharma, and I am preparing for UPSC. And from class 6th, I have decided that I will become an IAS officer. आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला that I have you secured 12th rank in RS exam. तो इससे मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि आप अपना ड्यूटी में आप पूरा उससे हटा के आप आरएस तो बन गए, फिर आप आईएएस की जो स्टडीज और करते हैं, आप अपना टाइम कैसे रहता है, जॉब में आप जो ड्यूटी दे रहे हो हटा के आप टाइम मेंटेन कैसे करते हो शेड्यूल? इसमें ये आरपीएससी का ही कमाल है कि 2018 का रिजल्ट अब तक आया है। तो
तो मुझे ऐसी कोई दुविधा फेस नहीं करने को मिली कि मैं ड्यूटी पे जाऊं और साथ साथ प्रिपरेशन करना पड़े, क्योंकि रिजल्ट अभी आया है 2018 का। यस, आपने जो क्वेश्चन पूछा बेटा, आरएस में अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है, इसलिए तैयारी का पूरा समय बचा हुआ था। एनी मोर क्वेश्चन? लास्ट वन बॉय कम इन द फ्रंट, थोड़ा आगे आ जाए, माइक की रेंज कम है, आगे आ जाए, फटाफट आ जाए। और ओकार सर भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, ओकार सर भी कुछ न कुछ पूछेंगे, प्लीज। यस, लास्ट क्वेश्चन। Good afternoon, sir. My name is Yash Raj from class 12th Arts. My question is, sir, how to face failure in our life? ये सबसे मतलब जरूरी है। आप जब फेल होते हो तो आप अपने आप को क्या बात करते हो, मतलब ये जरूरी नहीं हुआ। हमारी दिक्कत है कि जब हम फेल होते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, या पड़ोसी क्या बोलेंगे। अरे पड़ोसी तो ताने मारने के लिए जन्मे हैं, तो उनके तो कभी नहीं सोचना चाहिए। वो तो जो भी बोले ना, तो के सही है भाई, बहुत सही बोल रहा है तू तो, मतलब उनका तो यही एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा मन अपने से क्या बात कर रहा है। जब हम फेल हो गए तो उस समय आपको एक भी नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना है। फेल ही तो है, फेल होके हम पास भी तो हो सकते हैं। यदि फेल होके रोएंगे तो इससे क्या पास हो जाएंगे? फेल होके हम पढ़ेंगे तो लोग ज्यादा बोलेंगे कि पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार पास हो गया। तो हमें पास होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा एटीट्यूड होता है, फेल होते ही हम अपने आप को अंदर से मारना शुरू कर देते हैं। तू तो कोई काम का नहीं है, तेरे से तो क्लियर नहीं हो सकता। इस तरीके से क्या करते हैं, हमारा जो इंजन है ना, उस इंजन के हम जंग लगाते रहते हैं। फिर वो जंग लगती रहती है, इंजन खराब हो जाता है। फिर हम पूरा अच्छा केरोसिन भी मिल जाए, अच्छा पेट्रोल भी मिल जाएगा, उस समय भी वो इंजन काम नहीं करेगा। तो फेल हो गए, कोई नहीं, सोच लो कि मेरा इंजन तो बहुत जबरदस्त था, तेल वेल कम पड़ गया होगा, खत्म हो गया होगा बीच में, कोई नहीं, अगली बार पूरी टंकी भरा के चलूंगा। या गाइडेंस नहीं मिली होगी, इस बार अच्छे से गाइडेंस लूंगा, एक ढंग का पायलट उठाकर माइकल शुमाकर को लेके आऊंगा, एकदम गाड़ी दौड़ेगी। तो बस एकदम कभी भी फेल होने के बाद अपने इंजन के ऊपर डाउट मत करना। वो बस जेट विमान का इंजन है, यही मानते रहना है आपको हमेशा। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स में से कोई और है? चलिए इधर आ जाए। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट साइड। सर, आई एम सोनिया जाट फ्रॉम क्लास 12th A ह्यूमैनिटीज। सर, अगर आप अपनी लाइफ को एक बाइसाइकिल मानते हो, बाइसिकल, तो आप उसमें अपना पेडल किसको मानते हो? मतलब जो आपको मोटिवेट करे और आगे बढ़ने में आपकी सहायता करे। अब पेडल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा। आप स्टीयरिंग किसको मानते हैं? पेडल तो आपको खुद ही चलाने पड़ेंगे, कोई दूसरा आपके लिए पेडल आके नहीं चलाएगा, वो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। गाइडेंस आपको कौन कहां पे किस तरीके से दे रहा था, उस चीज को हम सोच सकते हैं। तो सबसे पहले कि मैं 10th के बाद मैंने IIT में जाने का डिसीजन क्यों लिया, तो मेरे घर पे ताऊ जी थे और फैमिली वालों ने किया कि नहीं नहीं तू कर सकता है, ये स्टीयरिंग है। उन्होंने मेरी साइकिल उधर मोड़ दी, पेडल मारे, IIT में पहुंच गए। फिर वहां पे जाने के बाद वापस बोला कि यार ये तो ठीक नहीं है, RS की तरफ पेडल मार ले, फिर उधर पेडल मार लिए। और उस दौरान आपको रास्ते में आपको बताना भी तो पड़ता है कि RS 50 किलोमीटर दूर, RS 30 किलोमीटर दूर, RS 20 किलोमीटर दूर। ये आपकी जो टीचर्स होते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं, वो बताते रहते हैं RS 5 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा और चला लो। तो इस तरीके से मैं ये आपको क्लियर कर दिया होगा मैंने कि पेडल तो आपको खुद को बनना पड़ेगा, कोई दूसरा कभी पेडल नहीं बन सकता आपका। थैंक यू सर। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। जी सर। आप एक IITian हैं और IIT तक पहुंचने के लिए अपने बहुत सारे मेंटर्स की हेल्प ली होगी। मुझे पता चला है कि उनमें से प्रिंस एजुकेशन हब का जो नीट और जेई का कोचिंग वेंचर है PCP, उसका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। उसकी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की थी, तो आपको IIT BHU तक पहुंचाने में PCP का कितना कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है? बिल्कुल सर, जब मैं 12th में था तो मैंने सोचा कि अलग अलग जो कोचिंग्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, क्योंकि आप किसी एक चीज के लिए अडॉप्ट हो जाते हो पहले कि आपने एक जगह से आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आपको लगता है कि बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फॉर द चेंज करना पड़ता है आपको थोड़ा माइंडसेट। इसके लिए मैं PCP की जो टेस्ट सीरीज थी उसको मैं लगाता था। मैं बताना चाहूंगा कि जब गौरव से मेरी UPSC के लिए पहली मीटिंग हुई, सिविल सर्विसेज प्लान के लिए डिस्कशन के लिए,
तो गौरव ने चला कर मुझे कहा, मैंने कहा गौरव आपका चेहरा देखा वैसा लग रहा है, तो बोले नहीं सर मैं पीसीबी की टेस्ट सीरीज में जुड़ा हुआ था, तो मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लिक की। एनी लास्ट क्वेश्चन? एनी लास्ट क्वेश्चन? इधर एक बच्चा हाथ कर, यस दिस वन लास्ट ओनली। सर मेरा नाम अभिषेक सिन्हा है और मैं बीए और साथ में यूपीएससी का प्रिपरेशन का छात्र हूँ। मेरा यह सवाल है कि जिन बच्चों का 12th तक का एकेडमिक्स अच्छा नहीं रहा है, उसे क्या करना चाहिए कि उसका अच्छा रैंक आए, उसका अच्छा भविष्य बन सके? मैं बिहार से आया हूं क्योंकि पूरे बिहार या कहीं भी ऐसा उपलब्ध नहीं था कि साथ में ग्रेजुएशन और यूपीएससी का प्रिंस एकमात्र पूरा देश में शायद एक जगह है जहां ये हो रहा है। दो आपके क्वेश्चन के अंदर एक फाउंडेशनली गलती है कि आपने मान लिया कि 12th तक मैं खराब था तो मेरा इंजन खराब है। पहली सबसे बड़ी गलती यहां कर ली। आप मानो बहुत शानदार था मैं, तो बस मेरे को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वरना तो मैं बस आइंस्टीन के बाद मैं ही था। तो बस आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप अच्छा करेंगे। और बिहार तो जिद के लिए और भी ज्यादा फेमस है यार, थोड़ी और बड़ी जिद करेंगे। और थोड़ा सा जो आज तक आप हार्ड वर्क करते आइए थे, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा रास्ता और आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। एक शॉर्ट लेकिन बहुत अच्छा मोटिवेटिंग सेशन आप गौरव सर के माध्यम से अपन सब लोगों के लिए रहा। अगर ये बात सही है तो एक बार जोरदार तालियां गौरव सर के लिए। ऐसा कहते हैं कि दिल ये कहता है कि काम ना कर, वक्त का तकाजा है कि आराम ना कर, और उठ जाग बांध ले कमरे दिले नादा, आगाज को शर्मिंदा ये अंजाम ना कर। प्रिंस कॉलेज की सिविल सर्विसेज विंग का ये आगाज है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका पहला सेशन गौरव सर के माध्यम से हुआ है। पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों के कंधों पर यह महत्तर जिम्मेदारी है। 3 साल बाद जब हमारा पहला रिजल्ट आए तो उस समय गौरव सर को आप सभी को अवॉइड करने के लिए हम बुलाएं। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजाएं और गौरव सर को विदा कहें। इसके बाद में गौरव सर के साथ हमारा एक टी टॉक सेशन रहेगा, जो बाद में जो साथी लाइव देख रहे हैं इसको बाद में एक वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फैक्चुअल टी सेशन गौरव सर के साथ रहेगा। अब मैं चाहूंगा कि विदा कहें तो सम्मानित मंच से आग्रह रहेगा, आप प्लीज स्टूडेंट्स एक बार यहीं बैठे रहे, तालियों के साथ विदा करें। जिस तरह से अगवानी की थी सर की, उसी तरह से अलविदा कहें। और ये कहते हुए कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं गौरव सर की। किसी मोड़ पर जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। अलविदा, शुक्रिया, सब आखिर।